नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं बीजेपी मुख्यालय में और इसके साथ ही नितिन नवीन ने फाइल किया है नामांकन। बीजेपी मुख्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद, नितिन नवीन के नामांकन के बने हैं साक्षी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और इसी दौरान नितिन नवीन ने ही अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहे और नितिन नवीन के नामांकन के साक्षी बने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और नितिन नवीन ने नामांकन भरा है। बीजेपी मुख्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद। बिहार से बीजेपी अध्यक्ष बनने वाले पहले नेता हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि 45 साल में अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा नेता, कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पहले बिहार सरकार में मंत्री, बिहार से बीजेपी अध्यक्ष बनने वाले पहले नेता और 45 साल में अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा नेता है और कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पहले बिहार सरकार में मंत्री। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 2021 में पहली बार बिहार में सड़क परिवहन मंत्री बने। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन प्रधान, सीएम योगी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, क्या माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, विस्तार से बताइए। देखिए सुमन, जिस तरीके से अगर बताएं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज नेताओं की एक बड़ी फेहरिस्त जो आज का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है उसके नामांकन के लिए पहुंची है। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत दोनों जो डिप्टी सीएम हैं वो खुद प्रस्तावक के रूप में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो पद के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं, नितिन नवीन जो कि इस समय मौजूदा समय में कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए दोनों डिप्टी सीएम की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए और तमाम बड़ी फेहरिस्त है। चाहे बात किया जाए स्वतंत्र देव सिंह की उत्तर प्रदेश के, चाहे अमेठी से सांसद रही स्मृति ईरानी की, पूर्व केंद्रीय मंत्री की बात कीजिए, तो तमाम जो बड़े नेताओं की जो लंबी कतार है वो नितिन नवीन के साथ खड़ी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर पूरी विश्लेषण की बात की जाए तो लगभग दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच में बीजेपी मुख्यालय में नामांकन दाखिल होगा और इसके बाद 4 बजे से लेकर 5 बजे तक नामांकन जो पत्र, जितने भी पत्र नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे उनकी जांच होगी और उसके बाद 5 से 6 बजे तक का जो समय है वो उसको जो अपने नामांकन पत्र वापस लेना चाहते हैं उनके लिए समय निर्धारित किया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए 20 तारीख का जो वोटिंग का दिन रखा गया है वो देखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से माहौल की अगर बात की जाए तो माहौल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का जब चुनाव था तब उनको निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, वही स्थिति अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और एक बड़ी, अगर उत्तर प्रदेश से बात की जाए तो बड़ी संख्या में जो मुख्यमंत्री के साथ एक बड़ी जो नेताओं की फेहरिस्त है वो कहीं ना कहीं जो कार्यकारी अध्यक्ष के साथ खड़ी हुई है। सुमन जी, अमन प्रधान जी, आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने YEIDA क्षेत्र में इंडस्ट्रियल यूनिट्स और मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन अलॉटमेंट लेटर संबंधी रिव्यू मीटिंग की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 3 बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन पत्र भी सौंपे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल 11,000 करोड़ के इन निवेश प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन आवंटित की है और साथ ही आपको बता दें कि बौद्धित्व ट्रस्ट को मेडिकल कॉलेज के लिए 20 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जिसमें कि निवेश 532 करोड़ होगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी भूमि आवंटन प्रक्रियाओं को ही पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा है कि ये निवेश परियोजनाएं राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने, उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। पूरी आत्मविश्वास से भरे हुए हमारे सभी सम्मानीय निवेशकगण, मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं
कि आपने उत्तर प्रदेश को अपने निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए आज यहां पे आपको लेटर ऑफ कंफर्ट के माध्यम से आज एक प्रक्रिया भूमि आवंटन की आपको यहां पर की जा रही है, जिसमें मेजर्स इंडिया चिप्स प्राइवेट लिमिटेड, HCL फॉक्सकॉम का एक जो ज्वाइंट वेंचर है, इन सब को यह उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन के कार्यक्रम को, पीएम साहब के विजन को, जिसके माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेसर्स एसेंट सर्किट प्राइवेट लिमिटेड यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए इन्हें भी वहां पर भूमि आवंटन की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें फ्लेक्सिबल पीसीबी, सेमीकंडक्टर सब्सट्रेट्स के उत्पादन के कार्यक्रम को ये लोग वहां के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तीसरा है नंबर इंटरप्राइजेस, इसमें भी इन्हें भी वहां पर एक भूमि आवंटन का कार्य किया गया है, जिसके माध्यम से यह कॉपर क्लेड लेमिनेटर यानी पीसीबी असेंबलिंग, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस आदि के बारे में इनका उत्पादन वहां पर आगे बढ़ेगा। और चौथा है बोधिसत्व चैरिटेबल ट्रस्ट को एक अच्छा मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सुपर स्पेशलिटी की सुविधाओं के साथ में इन्हें भी वहां पर एक भूमि आवंटन का कार्य यमुना अथॉरिटी में किया जा रहा है। ये सभी कार्य आपने देखा होगा कि एक द्रुत गति से निर्णय लेने, अलग अलग सेक्टर की राज्य सरकार के पास सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से, चाहे वह सिंगल विंडो की सुविधा हो, निवेश मित्र के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम हो, या फिर निवेश पूरा होने के उपरांत इंसेंटिव वितरण की कार्यवाही, इस समयबद्ध तरीके से सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसके अनुरूप आगे बढ़ रही। लखनऊ से खबर है, जहां पर झांगुर धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इंदुल इस्लाम की लखनऊ कोर्ट में पेशी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी। कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी में है एटीएस। तो जांच के दौरान ईदुल का ही आया था नाम और नागपुर से ईदुल की हुई थी गिरफ्तारी। तो झांगुर धर्मांतरण मामले में ईदुल इस्लाम को लखनऊ की कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी को ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया है कि एटीएस ईदुल की ही कस्टडी लेने की तैयारी में जुटी हुई है। जांच के दौरान ही ईदुल का नाम सामने आया है। ईदुल की गिरफ्तारी नागपुर से की गई है। तो आपको बता दें कि ईदुल की गिरफ्तारी नागपुर से की गई थी और कई गंभीर मामलों में भी ईदुल बताया जा रहा है। वहीं पर अधिकारियों ने एटीएस ईदुल की कस्टडी लेने की तैयारी में जुटी हुई नजर आ रही। जांच के दौरान ही ईदुल का नाम सामने आया था। ईदुल की गिरफ्तारी नागपुर से की गई थी और तैयारियां जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जांच के दौरान ईदुल का नाम सामने आया था। ईदुल की गिरफ्तारी भी नागपुर से की गई थी। तो लखनऊ से आपको बता रहे हैं बड़ी अपडेट। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं पूरा मामला क्या है। तो नागपुर के याशी नगर में ऑपरेशन चला था और जिसके बाद से ही नागपुर से छांगर के फंड मैनेजर पर काबू और यूपी एटीएस ने नागपुर से ही गिरफ्तार किया और इसके साथ ही फंडिंग और लॉजिस्टिक का बड़ा खुलासा हुआ। कई गंभीर मामलों ही अवांछित था। तो फंडिंग और इसके साथ ही आपको बता दें कई मामलों में ही गंभीर मामलों में वांछित भी चल रहा था ईदुल। तो बड़ी अपडेट आ रही है सामने, जहां पर नागपुर के ही आशीनगर के ऑपरेशन चला था और इसके साथ ही आपको बता दें कि नागपुर से ही झांगुर के फंड मैनेजर पर काबू भी पाया गया।
और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन प्रधान, क्या पूरा मामला था, इसके बारे में बताइए। नागपुर से भी गिरफ्तारी हुई थी, पूरी अपडेट दीजिए पूरे मामले को लेकर। देखिए सुमन, जिस तरीके से छांगुर का जो धर्मांतरण का अवैध धर्मांतरण का मामला था, जिसकी रिपोर्ट जिसकी जांच जो है वो यूपी एटीएस कर रही है, और लगातार जिस तरीके से एक बड़ा सिंडिकेट छांगुर के बयान के बाद खुलासे हुए थे, और तमाम इस सिंडिकेट में किस तरीके से काम होते थे, वित्तीय लेन देन की अगर बात की जाए, किस तरीके से नेटवर्किंग की बात की जाए, हर एक पहलू को यूपी एटीएस लगातार खंगाल रही है। और उसके बाद एक बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस को मिली है। कहीं ना कहीं यूपी एटीएस ने जो महाराष्ट्र के नागपुर है वहां से जो छांगुर का एक गुर्गा है उसको गिरफ्तारी की है, जिसमें 14 दिन की न्यायिक हिरासत लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में पूरी पेशी हुई थी। और पेशी के दौरान यूपी एटीएस ने पहले न्यायिक हिरासत में उसको लिया गया, और न्यायिक हिरासत से यूपी एटीएस अब उसको अपनी हिरासत में लेने की जो अपील है वो कोर्ट में कर सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब छांगुर और तमाम उसके जो गुर्गे थे उनको जब यूपी एटीएस ने उनसे पूछताछ की, तो कहीं ना कहीं कई पहलुओं भी सामने आए थे, जिनको लेकर के कई परत जो है कई चीजें खुलती गई, कहीं ना कहीं कई खुलासे भी सामने आए थे। जिसके बाद जो ईदुल इस्लाम है, इसकी जो गिरफ्तारी हुई है वो भी कहीं ना कहीं यूपी एटीएस के लिए एक बड़ा एक पहलू सामने आ सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सूत्रों के माने तो यूपी एटीएस जल्द ही जो कस्टडी की जो रिमांड है उससे ले सकती है। और अगर उसके संबंधों की बात की जाए, वित्तीय लेन देन की बात की जाए या नेटवर्किंग की बात की जाए, ऐसे तमाम पहलू हैं जिनको लेकर के यूपी एटीएस छांगुर और ये जो ईदुल इस्लाम है इनके बीच में किस तरीके के संबंध थे, किस तरीके से फंडिंग होती थी, किस तरीके से नेटवर्किंग क्रिएट करते थे, किस तरीके से लोगों को जोड़ते थे, तो तमाम जो चीजें हैं वो अभी और खुलना बाकी है। और कहीं ना कहीं जल्द ही यूपी एटीएस जो अपनी न्यायिक हिरासत है उसमें लेने के लिए कोर्ट से अपील भी कर सकता है। और कहीं ना कहीं जब कोर्ट उसको जब हिरासत में यूपी एटीएस की दे देगी तो कहीं ना कहीं कई अहम जो खुलासे हैं वो ईदुल इस्लाम की ओर से भी किए जा सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं नेटवर्किंग एक बड़ा मामला हो सकता है। पैसे का जो लेन देन है यानी वित्तीय लेन देन, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके के जो सिंडिकेट होते उसमें पैसा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो कहीं ना कहीं वित्तीय लेन देन और नेटवर्किंग किस तरीके से वो लोग टीम बना करके काम करते थे, तो कहीं ना कहीं इन सब पहलुओं को लेकर के एक बड़ा खुलासा भी ईदुल इस्लाम के द्वारा किया जा सकता है। सुमन जी, अमन प्रधान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। एक और लखनऊ से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर केजीएमयू धर्मांतरण केस में खुलासा हुआ है और अल-फलाह बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी से जुड़े रमीज के तार हैं और इसके साथ ही अल-फलाह के डॉक्टरों के संपर्क में था रमीज। ये भी खबर सामने आ रही है। फरारी के दौरान ही रमीज ने 250 कॉल की और दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी शाहीन से भी मिला था, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो लखनऊ के ही केजीएमयू धर्मांतरण मामले में जांच के दौरान बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। आरोपी डॉक्टर रमीज के तार हरियाणा में मौजूद अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों से जुड़े हुए पाए गए हैं और जांच में ये भी सामने आया है कि फरारी के दौरान रमीज ने करीब 250 कॉल किए और जिससे कि उसके नेटवर्क और गतिविधियों को लेकर संदेह और ज्यादा गहराया गया है। तो आपको बता दें, जांच एजेंसियों का दावा है कि रमीज की मुलाकात दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी शाहीन से भी हुई थी। तो लखनऊ से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर आरोपी शाहीन से भी ये मुलाकात बताई जा रही है। चलिए, पूरा मामला क्या है ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे धर्मांतरण मामले में ही बड़ा खुलासा हुआ है और रमीज और परवेज एक दूसरे को ही जानते हैं और परवेज दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी है। रमीज और परवेज ने ही आगरा में पढ़ाई की। रमीज एमबीबीएस और परवेज एमडी कर रहा था, तो कॉलेज के टाइम से ही एक दूसरे को जानते थे, ये भी जानकारी सामने आई है। और इसके साथ ही रमीज एमबीबीएस और परवेज आईएमडी कर रहा था, ये भी खबर सामने आई। और इसके साथ ही परवेज दिल्ली ब्लास्ट का भी आरोपी है, ये भी जानकारी आ रही है। रमीज और परवेज एक दूसरे को जानते थे, ये मामले में खुलासा हुआ है। तो केजीएमयू धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है।
तो लखनऊ से आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं, जहां पर यह भी बताया गया कि 250 कॉल भी की गई थी। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले में जांच के दौरान ही बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। आरोपी डॉक्टर रमीज केतार हरियाणा में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी डॉक्टरों से जुड़े हुए पाए गए हैं। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर अपर्णा यादव के प्रति प्रतीक का ही बयान सामने आ गया है। अपर्णा से जल्द तलाक लेने वाला हूं, ऐसा उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पारिवारिक रिश्ते को बर्बाद किया गया है, वो सिर्फ मशहूर होना चाहती थी। तो प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव के बारे में गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि वे अपर्णा से जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। प्रतीक ने आरोप लगाया है कि अपर्णा ने अपने पारिवारिक रिश्तों को खराब किया। उनका कहना है कि अपर्णा केवल मशहूर होना चाहती थी, इसलिए ये रिश्ता खराब हो रहा है। तो बड़ी अपडेट, जहां पर प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव के बारे में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वे अपर्णा से जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। प्रतीक ने आरोप ये भी लगाया कि अपर्णा ने उनके पारिवारिक रिश्तों को खराब किया। उनका ये भी कहना है कि अपर्णा केवल मशहूर होने के लिए ये सब कर रही थी। तो अपर्णा के प्रति ही बयान सामने आया है। अपर्णा के पति ने बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है प्रतीक यादव ने कि अपर्णा यादव के बारे में जो आरोप हैं वो गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अपर्णा से जल्द वो तलाक लेने वाले हैं। प्रतीक ने यह भी आरोप लगाया है कि अपर्णा ने उनके पारिवारिक रिश्तों को खराब करने की कोशिश की है और खराब भी किया है। उनका कहना है अपर्णा केवल मशहूर होने के लिए ये कहना चाहती है। पूरा मामला क्या है आपको ग्राफिक्स के जरिए ही हम समझाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अपर्णा के प्रति ही प्रतीक का जो पोस्ट है वो सामने आ चुका है और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं इस स्वार्थी महिला को जल्द से ही जल्द तलाक देने वाला हूं और इसने हमारे पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद कर दिया है। वो सिर्फ मशहूर होना चाहती थी और अभी मेरी मानसिकता हालत जो है मानसिक वो ठीक नहीं है और उसको इसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि वो सिर्फ खुद की चिंता करती है। दुर्भाग्य की बात है कि मैंने उससे शादी की है। तो आपको बता दें कि अपर्णा के पति ने अब बयान भी दे दिया है साफ तौर पर और तलाक का भी उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपर्णा के प्रति ही प्रतीक का ये पोस्ट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला और पोस्ट में साफ लिखा है कि मैं इस स्वार्थी महिला को ही जल्द से जल्द तलाक देने वाला हूं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान जुड़ चुके हैं। अमन प्रधान, पूरा मामला क्या था? ये इतना जो देखने को मिल रहा है विरोध पति की तरफ से, वो क्या है पूरा मामला, उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, अगर बात की जाए जिस तरीके से अपर्णा यादव अब भारतीय जनता पार्टी की नेता है और मौजूदा समय में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी उपाध्यक्ष है और कहीं ना कहीं प्रतीक यादव की अगर बात की जाए तो प्रतीक यादव अखिलेश यादव के भाई हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता से प्रतीक यादव में है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए अपर्णा यादव की शादी अगर बात की जाए 2011 में हुई थी और उसके बाद 2025 में, यानी कि 14 साल का जो समय रहा है वो एक दूसरे के साथ पति पत्नी के तौर पर अपर्णा यादव की बात की जाए चाहे प्रतीक यादव की बात की जाए तो एक अगर फिर उसके बाद जब अगर जिस तरीके से खटास की अगर बात की जाए जब 2022 का विधानसभा चुनाव था तब अपर्णा यादव का एक स्टैंड आता है और वो समाजवादी पार्टी से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं खटास की जो वजह थी वो यहाँ से शुरू हुई और उसके बाद अगर जिस तरीके से बात की जाए प्रतीक यादव ने भी इस बात को सोशल मीडिया अकाउंट अपने इंस्टाग्राम से इस बात को स्पष्ट लिखा है कि अपर्णा यादव अपनी जो प्रतिष्ठा है उसके लिए वो पार्टी में सम्मिलित हुई है और उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण से उनकी जो निजी जो पारिवारिक जो लाइफ है वो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खटास पैदा हुए। तो उस वजह से जो तलाक तक की जो नौबत है वो सामने आई है। कहीं ना कहीं अगर अपर्णा यादव की बात की जाए तो अपर्णा यादव की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि अगर बात की जाए सूत्रों के माने तो अपर्णा यादव फिलहाल लखनऊ में नहीं है और वो अपने निजी किसी काम से चेन्नई में गई हुई है। और अगर प्रतीक यादव की बात की जाए
तो प्रतीक यादव भी दूर कंट्री में गए हुए। तो कहीं ना कहीं दोनों की मौजूदगी लखनऊ में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतीक यादव की तरफ से एक सोशल बिल्कुल, मीडिया अब अकाउंट इंतजार रहेगा कि अपर्णा यादव इस मामले को लेकर क्या अपनी प्रतिक्रिया देती हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सहाबुद्दीन रजवी ने ही बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बच्चे वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। मौलाना रजवी ने कह दिया है कि बच्चों का होना खुदा का रूप है और जिनके बच्चे नहीं होते उनका दर्द समझना चाहिए। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सलाह दी कि वे खुद शादी करें और बच्चों की परवरिश का अनुभव लें, और साथ ही उन्होंने चुनौती भी दी है, पूरे मामले में कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके 30-30 बच्चे हों। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी मुसलमानों को हमेशा निशाना बनाते रहे हैं और अभी भी उन्होंने ये कहा कि मुसलमान 30-30 बच्चे पैदा करता है और ये चच्चा और बच्चा है। इस तरह की बातें धर्मगुरु को शोभा नहीं देती हैं। वो धार्मिक व्यक्ति हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि इतना बड़ा इल्जाम मुसलमानों पर लगाना कि जो साबित करना दुश्वार हो जाए। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि पूरे भारत में साबित करें कि एक मुसलमान के 30 बच्चे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो खुद शादी कर लें और उनकी उम्र पुख्ता हो चुकी है, फिर उनको इस बात का एहसास होगा कि बच्चों की पैदाइश, बच्चों की तालीम और तरबियत कैसे होती है, उनकी परवरिश कैसे की जाती है। फिर उनको पता चलेगा कि ये खुदा की नेमतों में से एक नेमत है। बच्चे होना न होना ये खुदा की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। जिसके बच्चे नहीं होते हैं उससे पूछिए उसका दर्द और दुख। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते चच्चा के 30 बच्चे कहने से काम नहीं चलेगा। नोएडा से खबर है, जहां पर इंजीनियर की मौत के मामले में एक्शन सामने आया है और पिता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। एक जूनियर इंजीनियर को ही बर्खास्त भी किया गया है। लापरवाही को लेकर मांगे लोटस बिल्डर की रिपोर्ट। तो नोएडा से बड़ी अपडेट, जहां पर नोएडा में इंजीनियर युवराज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई के मामले में ही तूल पकड़ लिया है और मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामले में औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। प्रकरण में ही लापरवाही सामने आने पर प्रशासन ने कड़ा रुख भी अपनाते हुए एक जूनियर इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है, सिस्टम क्यों नहीं लेता है सबक। नोएडा के ही सेक्टर 150 में हादसा और जिसके बाद से ही 2 घंटे मदद के लिए लगाई गई गुहार, ना ही दीवार और ना ही रिफ्लेक्टर, पानी से भरे गड्ढे में गिरी कार। जी हां, यही मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 150 में ही हादसा, 2 घंटे मदद के लिए ही गुहार लगाई गई और इसके साथ ही ना ही दीवार ना ही रिफ्लेक्टर, पानी से भरे गड्ढे में कार गिरी है। तो कार गिरने का मामला ये सामने आया है और इसी खबर पर हमारे साथ परवीन जुड़ चुके हैं। परवीन, पूरा मामला क्या था, विस्तार से बताइए, ये पूरा जो मामला सामने आया है। जी, आपको बता दूं कि शुक्रवार की रात को युवराज नाम का जो शख्स है वो अपनी गाड़ी से जा रहा था, तो फॉग होने की वजह से ज्यादा जो है विजिबिलिटी नहीं थी वहां पर। तो वो जैसे ही उसने गाड़ी टर्न की तो वो सामने जो है लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन जब काम चल रहा था वहां पे, उसके बिल्कुल पीछे जो बैरिकेड्स लगे हुए थे उसके बिल्कुल पीछे 3 फीट गहरा गड्ढा था जिसमें पूरा पानी भरा हुआ था। वो बैरिकेड को तोड़ते हुए जो उसकी गाड़ी है सीधा 30 फुट गहरे गड्ढे में गिर गई। गड्ढे में गिरने के बाद भी वो जो युवराज है करीब 2 घंटे उस गड्ढे में छत के ऊपर खड़ा रहा, गुहार लगाता रहा। वहां काफी संख्या में लोग भी इकट्ठे हुए। जब गाड़ी की आवाज सुनी, शोर हुआ गाड़ी का तोड़ने का बैरिकेड का, तो लोग वहां इकट्ठे हुए। अपनी मोबाइल की लाइट भी ऑन कर रखी थी और लोगों से गुहार लगाता है बचाओ बचाओ। लेकिन वहां लोग जो भी 750 जो आसपास के लोग थे वो मुख्य दर्शक बने, देखते रहे, वीडियो बनाते रहे। लेकिन किसी 2 घंटे बाद एक शख्स वहां पहुंचा
जो उस पानी में कूदा, लेकिन जब तक युवराज ने दम तोड़ चुका था। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।